हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। सपोज करो मेरे पास कोई एल्कीन है, राइट। एल्कीन सपोज करो इसे हम लोग बना लेते हैं, राइट। इसमें अगर मैं H2 का रिएक्शन कर दूं तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है। और इसके बॉन्ड जब ब्रेक हो रहे हैं तो कुछ सीधी सी बात है, एनर्जी रिलीज करेंगे। एक क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इस बॉन्ड के ब्रेक होने में और नए बॉन्ड के फॉर्म होने में, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब एक मोल डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग H2 उसमें ऐड करते हैं, तो जब ये चीज़ यहाँ पे जाके इस बॉन्ड को तोड़ेगी और दो नए बॉन्ड फॉर्म करेगी, इस प्रोसेस या इस फेनोमेना में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तुम ऐसा बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of unsaturated compound reacts with hydrogen to form saturated compound। जब भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उस फेनोमेना में जो भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और हमको पता भी है ना, बॉन्ड वगैरह ब्रेक होते हैं या फॉर्म होते हैं तो एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है अपने को। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। डेफिनेशन अगर मैंने जैसे तुमको बोला, अगर तुमको लिखना है तो क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of unsaturated compound reacts with hydrogen to form saturated stable compound। सीधी सी बात है ना, डबल बॉन्ड से जो चीज़ें सिंगल में कन्वर्ट होती हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। या जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को क्या बोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। पाई बॉन्ड अगर सेम होते हैं तो डेल्टा एच डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मतलब एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा। क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। क्या चेक करोगे पहले, सबसे पहले स्टेबिलिटी देखा करो। स्टेबिलिटी अगर तुमने देख ली, तुमको सही लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे स्टेबल होगा, तो उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो दोनों एग्जांपल में हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक। तो आगे भी यही करना है। लॉजिक समझा ना इसके पीछे का क्या है? चलो बताओ। पहले तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा हुआ, इसका हुआ ना ज़्यादा। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो जो कम स्टेबल होता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो गया। इन तीनों में हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, ये वाला। एक है इधर पे है इसमें बॉन्ड। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है, ये कि ये, बताओ। ये ज़्यादा स्टेबल,
ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं देखूं तो ए की ज़्यादा है, फिर सी की, फिर बी की। तो एच ओ एच किसका ज़्यादा हो जाएगा? बी का ज़्यादा होगा, फिर सी का, फिर ए का। खत्म। इन दोनों में कौन है? सही किया है।